मीनागढ़ गांव में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। मुकेश मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और ये काम उसके पूर्वज वर्षों से करते आ रहे थे। जैसे ही मुकेश दुकान खोलता था, उसके दादाजी भी दुकान पर आकर बैठते थे और मुकेश की मदद किया करते थे। मुकेश बेटा, तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तेरे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। आप घर पर ही बैठिए, अब आपकी उम्र नहीं काम करने की, मैं कर लूंगा सब काम। अरे बेटा, तू अकेला बहुत थक जाएगा। तेरे पिताजी थे तब तो सब सही चल रहा था, मगर भगवान के मर्जी के आगे क्या चलता है। अब जब तक मैं हूँ तब तक तो कम से कम मैं तेरी मदद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मिट्टी के बर्तन बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर भगवान की कृपा से घर चल जाता था। खाने के लिए कभी कोई कमी नहीं होती थी। मुकेश के दादाजी अपने साथ हमेशा एक पोटली रखते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती थी। दादाजी, इस पोटली को फेंक क्यों नहीं देते? ये कितनी गंदी लगती है। जो भी ग्राहक आता है इसे ही देखता है। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं फेंक सकता। ये शुरू से मेरे साथ है। जब तक इस दुनिया में मैं रहूंगा तब तक इसे अपने पास ही रखूंगा। आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। आप तो करेंगे वही जो आपका मन हो। अरे बेटा, तू नहीं समझेगा। छोड़, कोई बात नहीं। तुझे जो समझना है समझ, मगर इस पोटली को कभी फेंकने की बात मत करना। मुकेश जब भी उस गंदी पोटली को देखता, अपने दादाजी को बहुत बुरा भला कह देता था। मुकेश के दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। दादाजी, अब आप दुकान पर आना बंद कर दीजिए। घर पर रहिए और आराम करिए। आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो जा रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू अकेला इतना काम कैसे कर पाएगा? तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुकेश के दादाजी दुकान पर जाकर बैठा करते थे और मुकेश की मदद किया करते थे। एक दिन मुकेश के दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। दादाजी, आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुकेश तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है। आपके दादाजी का अंतिम समय चल रहा है, अब मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुन मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। अगले ही दिन मुकेश के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। आखिरी इंसान जो मुकेश की जिंदगी में था, वो भी अब नहीं रहा था। मुकेश हर रोज अपने दादाजी को याद किया करता था। दादाजी के बिना घर कितना सूना सूना हो गया है। मुझे नहीं लगता था दादाजी की कमी इस तरह खलेगी मुझे। मुकेश अब दुकान में अकेला ही बैठा करता था। दादाजी थे तो मैं हमेशा उन्हें दुकान से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन अब मैं बुलाना चाहूँ तो भी वो नहीं आएंगे। धीरे धीरे दुकान में बिक्री भी बहुत कम हो गई थी। मुकेश इतने रुपए भी नहीं कमा पा रहा था जिससे 2 वक्त का भोजन जुटा पाए। दादाजी के रहते हुए कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, मगर उनके जाते ही ये सब हो गया। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। दुकान पर मिट्टी के बर्तन की बिक्री ना के बराबर होने लगी थी। स्थिति और भी ज्यादा बुरी होती चली जाती थी। लग रहा है अब मुझे ये दुकान बंद ही कर देना होगा। बिक्री तो हो नहीं रही है, हर रोज नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब लगता है ये काम छोड़कर कोई और काम ही ढूंढना होगा। मुकेश कोई और काम ढूंढने में लग जाता है और उसे काम भी मिल जाता है। मुकेश को मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत ही पसंद था, मगर ये काम वो छोड़ देता है और दूसरा काम करने लगता है। कुछ महीनों के बाद मुकेश को काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो घर पर ही रहने लगा था। थोड़ा बहुत पैसे कमाकर एक वक्त का भोजन कर लिया करता था। मुकेश की जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वापस मिट्टी के बर्तन नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि उसे खरीदने वाला तो कोई था ही नहीं। एक दिन जब मुकेश बाजार से घूमकर आता है तो देखता है उसके चाचा जी आए हुए हैं। क्या हुआ चाचा जी, इतने वर्षों बाद दिखाई दे रहे हैं? मैं बापूजी की सभी चीजें लेने आया हूँ। उनका जो भी सामान है मुझे दे दो। तुम उनका क्या करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? जब दादाजी की मृत्यु हुई तब तो आप आए नहीं और अब उनका सामान लेने आ रहे हैं। हाँ, जो भी सामान उनका है वो मुझे दे दो, मैं उनकी याद में रखूंगा। ये चीजें आपको उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी? उस वक्त तो आप उन्हें देखने भी नहीं आए और अब आप उनका सामान लेने आए हैं। मुकेश और उसके चाचा के बीच घंटों बहस चलती है, जिसके बाद मुकेश के चाचा गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। दादाजी के पास कुछ जोड़ी कपड़े थे,
और कुछ तो था ही नहीं, इन्हें वो भी चाहिए। कैसी सोच है इनकी। मुकेश दादाजी को याद करने लगता है और उनके सामान को देखने लगता है। तभी उसकी नजर उसी गंदी पोटली पर पड़ती है जो उसके दादाजी हमेशा अपने पास रखते थे और दुकान पर भी लेकर जाया करते थे। इसी गंदी पोटली की तो मैं फेंकने की बात करता था, मगर पता नहीं दादाजी क्यों इस पोटली को हमेशा अपने पास रखते थे। आखिर ऐसा क्या है इसमें। मुकेश उस पोटली को उठाता है। छी, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। मुकेश पोटली को नीचे फेंक देता है। तभी वो गंदी पोटली फट जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत पोटली निकलती है। अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। इस गंदी सी पोटली के अंदर से इतनी खूबसूरत पोटली। मुकेश उस खूबसूरत पोटली को उठाता है और खोलता है। उसको खोलने के बाद मुकेश देखता है वो पोटली चावल से भरी हुई है। अचानक चावल से आवाज आती है, मैं जादुई चावल हूँ। ये सुनकर मुकेश हैरान रह जाता है। इस जादुई चावल का क्या काम है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुकेश जादुई चावल की पोटली को रख देता है और सोने चला जाता है। जब मुकेश सो रहा था तभी सपने में उसके दादाजी आते हैं। बेटा, हमारी दुकान कभी मत बंद होने देना। मेरी पोटली में रखे जादुई चावल मुझे एक सिद्ध बाबा ने दिया था, जिसकी मदद से हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब उस पोटली को हमेशा अपने साथ दुकान पर लेकर जाना, ग्राहक जरूर आएंगे। इतना कहकर मुकेश के दादाजी गायब हो जाते हैं। मुकेश उस जादुई चावल से भरी पोटली को वापस से गंदी पोटली में रख देता है और उसे अपने साथ दुकान लेकर जाता है। दुकान बिल्कुल पहले की तरह अच्छे से चलने लगता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। हर रोज ग्राहक आया करते थे और मुकेश की अच्छी कमाई होने लगती है। कभी किसी भी चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए। कब कौन सी चीज काम आ जाए हम समझ भी नहीं पाते हैं। कुछ सालों बाद मुकेश शादी कर लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। श्याम एक गरीब परिवार से था। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक खेत का टुकड़ा था जिस पर ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। दुनिया के पास इतने खेत होते हैं और मेरे पास सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, और वो भी पहाड़ के पास, जिस वजह से उस पर ढंग से धूप भी नहीं आती और इसीलिए मेरे खेत में पैदावार भी बहुत कम होती है। वो ऐसे ही उदास होकर बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है। क्या भैया, आज खेत पर नहीं जाना है क्या? खेत पर जाकर क्या करूँगा? मेरा खेत तुम्हारी तरह थोड़ी ना है जो उस पर हर समय फसल होती रहे। मुझे तो इंतजार करना पड़ता है, जो बचता है उससे अपना पेट भरना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें कैसा खेत देकर गए हैं, इससे अच्छा तो खेत होता ही नहीं। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलती रहती कि खेत नहीं है। तुम्हारे खेत की होना ना होना एक बराबर है। शाम को उसके पड़ोसी भी इसी तरह से बोल के चले जाते थे। एक बार वो खेत पर जा रहा था, तभी उसको हरी नाम का एक पड़ोसी मिला। श्याम, कोई फायदा तो है नहीं तेरे खेत पर जाने का। इतनी फसल तो होती नहीं कि तू उसका कोई फायदा उठा सके। जैसा भी है मेरा खेत है, तू मेरे खेत पर क्यों नजर गड़ाए रहता है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बात मान जा और ये खेत मुझे बेच दे। मेरा खेत तेरे खेत से लगा हुआ है और मुझे अपना खेत बड़ा करना है। कहीं और लूंगा तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर तू अपना खेत मुझे दे देगा तो यही खेत बड़ा हो जाएगा। और मैं भी तुझसे कह चुका हूँ कि मुझे ये खेत नहीं बेचना, क्योंकि ये मेरी माँ बाप की आखिरी निशानी है। अरे, तुझे इस फैसले के लिए पछतावा होगा। वो तो समय बताएगा। श्याम मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है और उसकी फसल काफी अच्छी हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। भगवान की कृपा से अब की बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो पक्का फसल से मुनाफा ही होगा। अगर इसी तरह मेरी फसल होती रही तो साल भर पेट भरने के लिए अनाज मिल जाएगा। अच्छा, तो अब की बार श्याम की फसल अच्छी हुई है, पर इसको मुनाफा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं फसल को बर्बाद कर दूंगा। इसको इतना परेशान कर दूंगा कि इसको अपना खेत छोड़ना पड़े। जब रोटी के लिए लाले पड़ जाएंगे तब मैं देखूंगा कि कब तक ये अपने खेत को बेचने की नहीं सोचेगा। हरी श्याम के परेशान करने के नए नए तरीके निकालता है, पर श्याम हरी की सारी चालाकियों को पहचान जाता है और उनसे निकलने की कोशिश करता रहता है। अरे, ये तो इतनी ढीठ है कि ये तो हर समस्या का निदान ढूंढ लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो
अपना खेत छोड़ने के लिए नहीं मानेगा। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जो इसको अंदर से तोड़ दे। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर खेत के बराबर में खड़े पहाड़ पर पड़ती है और उसकी आंखें चमक जाती है। मिल गया उपाय। अब तो शाम को ये खेत छोड़कर ही जाना पड़ेगा। हरी उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है और एक औजार से उस पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। उसके पहाड़ काटने से बड़े बड़े पत्थर कटकर शाम के खेत में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद होने लगती है। हरी रोज रात को अब ऐसा किया करता था। हे भगवान, ये पत्थर अपने आप क्यों मेरे खेत में गिर रहे हैं? आज तक इस पहाड़ से एक भी पत्थर नहीं गिरा और अब ये बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इससे पहले मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी तो कोई परेशानी नहीं थी। इस बार फसल अच्छी हुई है तो ये नई परेशानी आगे आ गई है। पर वो हार नहीं मानता और पत्थरों को उठा उठा कर साइड में रखता रहता है। एक रात शाम अपने खेतों में पानी लगाने के लिए वहीं रुक गया तो उसने देखा कि हरी पहाड़ को काटकर खेतों में पत्थर गिरा रहा है। इस हरी ने तो हद ही कर दी। ये मुझे परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ता, पर मैं भी ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने खेतों की रक्षा करना चाहूँगा। शाम उदास होकर वही पत्थरों पर बैठ जाता है, क्योंकि वो हरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हरी की ऊंची पहुंच थी, उसकी वजह से वो अगर हरी को कुछ कहता तो उसको मुंह की खानी पड़ती। इस वजह से वो शांत होकर वहीं पर बैठकर एक पत्थर पर सोचते सोचते कुछ कुरेदने लगता है। अरे ये क्या? मेरे बार बार पत्थर घिसने से इसमें तो एक आकृति बन गई है। अब मेरे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना मैं इनसे मूर्तियां बनाऊं, क्योंकि पहाड़ काटना तो मेरे बस की बात है नहीं। पर अब हरी ने इतने महंगे औजारों से पहाड़ काटा है तो इसका उपयोग तो मैं कर ही सकता हूँ। शाम एक मूर्ति की कल्पना करके उन पत्थरों पर आकर बनाता है, जिसकी वजह से वो एक मूर्ति का आकार ले लेती है। इस तरह से वो पत्थरों की मूर्तियां बनाने लगता है और उसकी मूर्तियां बहुत अच्छे दामों पर बाजार में बिकने लगती है। भगवान, तूने मुझे कितना अच्छा उपाय दिया। मैं तो तुझे वैसे ही कोसता रहता था। तूने हरी से ये पत्थर कटवाकर मुझे एक मूर्तिकार बना दिया। अब मैं खेतों में फसल भी उगाऊंगा और मूर्तियों को भी बनाऊंगा। मुझे अब हरी से कोई शिकायत नहीं है। शाम अपने कार्य में सफल होता रहता है, जिस वजह से हरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पत्थर काटना बंद कर देता है। अब शाम दोबारा से अपने खेतों में अच्छी तरह से फसल उगाता है और पहाड़ कटने की वजह से अब उसके खेतों में अच्छी धूप भी आया करती थी, जिससे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी थी। श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, पर फिर भी तुमने बड़े संयम के साथ इस समस्या का निदान किया। नहीं यार, तुमने तो मेरी मदद की है। अगर तुम ये पहाड़ नहीं काटते तो मैं एक अलग प्रयास कैसे करता और मेरे खेत में धूप कैसे आती। तुम्हारा तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया। श्याम हरी को माफ कर देता है और वो दोनों हंसी खुशी एक साथ मिलकर खेती करते हैं और मूर्तियां बनाते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। अब श्याम की खेती भी बहुत अच्छी तरह से होती है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो एक संपन्न व्यक्ति बन जाता है। गरीबी दूर होने पर उसकी एक अच्छी लड़की से शादी भी हो जाती है और वो अपना वैवाहिक जीवन हंसी खुशी जीने लगता है। बैजू अपने परिवार के साथ मुंबई में एक पुराने से घर में बहुत सालों से रह रहा था। इस बार जब से उसको डेंगू हुआ, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। हर वक्त हाथ पैर में दर्द की वजह से करहाता रहता। पत्नी शारदा बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम निपटाती। मोती कुत्ते को दूध रोटी देकर फिर काम पर जाती। एक दिन जब वो काम पर पहुंची तो आज कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है बच्चों को तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे ही पसंद है। जल्दी करो। मालकिन, सारी तैयारी है, बस अभी झट से बना दूंगी। शारदा ने हाथ धोकर तुरंत छोले चढ़ा दिए और तैयारी करने लगी। आधे घंटे में छोले तैयार हो गए। भटूरे बनाने लगी। बच्चों ने भटूरे खाए तो मम्मी, मुझे टिफिन में भी छोले भटूरे चाहिए। शारदा दीदी के हाथ के छोले भटूरे मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। पहले तुम लोग खा लो, टिफिन के लिए बना दूंगी। शारदा, तुम अपनी छोले भटूरे की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? सब तुम्हारे छोले भटूरे के दीवाने हैं। मालकिन, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी?
इच्छा तो हमारी भी यही है। देखो, कुछ पैसों की तो हम भी मदद कर देंगे, पर हमारा खाना तुम्हें बनाना होगा। उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहे, इस बार मैं खुद सोचती हूँ। उस दिन जब शारदा घर आई तो बैजू बहुत बेचैन था। जब से वो बीमार पड़ा था तब से उसको शारदा का काम पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शारदा, तू काम छोड़ क्यों नहीं देती? काम तो छोड़ दो, पर कैसे सबका पेट पालेंगे? तुम भी बीमार पड़े हो। हम अपनी खुद की छोले भटूरे की दुकान ना खोल लें? तू कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। शारदा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, आज ये कैसा संजोग है कि यही बात मालकिन ने भी कही और तुम भी कह रहे हो। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। रानी और गोलू के स्कूल में मेरी थोड़ी जान पहचान है। मैं कल वहाँ बात करके आता हूँ कि उनके स्कूल के बाहर थोड़ी जगह मिल जाती तो वहीं दुकान बना लेते। मैं कैसे इतना सब कर पाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है। आज रात शारदा को नींद नहीं आई। एक बार दुकान खुल जाती तो पैसा ही पैसा होगा, तब तो एक एक चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बैजू भी ठीक होकर मेरे साथ दुकान पर ही बैठा करेगा। दूसरे दिन बैजू स्कूल गया। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद जगह का इंतजाम हो गया। शारदा, जगह का इंतजाम हो गया। अब दुकान खोलने के लिए पैसे का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। आज ही मालकिन से बात करूंगी। शारदा जहाँ जहाँ काम करती थी सब जगह से पैसे उधार लिया और दुकान खोल दी। सुबह 5 बजे उठ जाती और 2 कोठियों का काम निपटा आती, फिर दुकान पर चली जाती। कुछ ही समय में उसकी दुकान चलने लगी। घर में पैसे आने लगे तो बैजू का इलाज भी ठीक से हो गया। मोती दिन भर दुकान पर ही बैठता। सभी ग्राहक उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन, अब तो मैं भी ठीक हो गया हूँ, तो काम पर जाने से पहले दुकान खोल दिया कर। भटूरे बनाकर मैं ही बेच दिया करूँगा। सुबह सुबह बहुत से काम करने वाले मजदूर मिस्त्री खाने के लिए भटकते रहते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो। उससे तो अच्छा है कि मैं अब कोठी वाले काम छोड़कर पूरी तरह से यही धंधा करूं। अब तो हमने सबके पैसे भी चुका दिए हैं, बल्कि तुम बगल में एक चाय की टपरी डाल लो। बड़े पते की बात कही है तूने। दोनों ने मिलकर टपरी का इंतजाम किया और अगले हफ्ते ही चाय की टपरी खोल दी। छोले भटूरे की दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती तो सारे मजदूर वहीं आकर खाते। अब कौन चूल्हा जलाए और रोटी बनाए, उनकी खूब आमदनी होने लगी। मैं सोच रही हूँ बच्चों का दाखिला किसी अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में करवा दिया जाए। कोठी के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी गिट-पिट अंग्रेजी में बात करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों का दाखिला होगा कैसे? दोपहर को शुक्ला जी आता है ना छोले भटूरे खाने, उसकी जान पहचान कई स्कूलों में है। उसी से बात करते हैं, वही करवाएगा। उस दिन शारदा ने उस शकुंतला से बात चलाई। अरे हाँ भाई, मैं दोनों का दाखिला अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा दूंगा। बस हमें रोज गरम गरम छोले भटूरे मिल जाए। ये भी कोई कहने की बात है। एक हफ्ते में थोड़ी बहुत भाग दौड़ी के बाद बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। कुछ साल बीत गए। अब बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी पक्की दुकान भी बनवा ली थी। अब दोनों साथ साथ छोले भटूरे और चाय बेचते थे। एक दिन, मम्मी, हमें इस झोपड़ी पट्टी में नहीं रहना है। सारे बच्चे कोठी में रहते हैं। हम कम से कम किराए के घर में तो रह ही सकते हैं। यहाँ कितनी बदबू आती है। हाँ बेटा, हम घर खरीद रहे हैं, जरूर जल्दी ही शिफ्ट कर लेंगे। सच माँ, तुमने हम लोगों से बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें बता देते तो तुम लोग अपने पड़ोस में सबको बता देते। और अभी मुंह बंद ही रखना जब तक हम वहाँ पहुँच न जाए। रानी और गोलू बहुत खुश हुए। 1 महीनों में ही उन्होंने अपना छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें आ गए। छोले भटूरे की दुकान के साथ साथ चाय की टपरी भी खुश चल रही थी। एक दिन उनका पुराना पड़ोसी राधे श्याम आया। बैजू, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। 5,000 रुपए दे देते तो हम भी अपने एक चाय पकौड़ी की दुकान खोल लेते। मेरे ही बगल में दुकान खोल लेगा तो मेरी चाय कौन पिएगा? ये तो वही बात हुई कि मियाँ की जूती मियाँ के सर। इतनी रकम कहाँ बचती है भैया? अभी तो घर खरीद लिया, एक भी पैसा नहीं है। रहने दो, कहीं और से व्यवस्था करनी होगी। उसके जाते ही, अब सबकी नजरें हम पर हैं। सब सोचते हैं बड़ी आसानी से हम पैसे कमा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमने कितनी मेहनत की है हम ही जानते हैं।
हमने दिन को दिन नहीं समझा। तू सारी सारी रात मसाले बनाया करती थी, मैं मैदा गूंथता रहता था। छोड़ो भी, बना कर दिया ना बस। दूसरे दिन सुबह सुबह बैजू की दुकान पर बहुत भीड़ थी। तभी राधे श्याम कुछ लोगों को लेकर आ गया। जरा हमें भी छोले भटूरे खिलाना भाई। थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी तो पहले से ही बहुत बिगड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता? तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। चलो भाइयों चलो, हम दूसरी जगह खाने चलते हैं। इनकी दुकान हम बर्बाद करके रहेंगे। देखो भाई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जिसको जहाँ खाना है खाएगा। पता नहीं क्यों ताव दिखाता है। हमारे लिए तो हमारे रोज वाले ग्राहक भगवान है। इनका क्या है, कभी कभी आ जाएंगे, इनसे थोड़ी हमारी दुकान चलती है। शारदा की बात सुनकर सभी ग्राहक खुश हो गए। जय जयकार सभी करने लगे। देखो बहन, अगर वो आदमी ज्यादा ताव दिखाता है तो हम उसकी मरम्मत कर देंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ भाई, आप लोगों की बूते पर मैं भी रोशनी बनी बैठी रहूंगी। दूसरे दिन जब बैजू और शारदा अपने दुकान खोलने गए तो देखा उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ। वजह चिंतित होने के वजह उन्होंने जाकर राधे श्याम के पास नामजद रिपोर्ट करवा दिया। कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? हुजूर, कल सबके सामने वो हमें डरा धमका कर गया था। दरअसल उसने मुझसे उधार मांगा था, मैंने मना कर दिया था, इसीलिए भुना बैठा है। थानेदार ने बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की। उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन सुबह आने का वादा किया। शारदा और बैजू जो दुकान पर आते थे, तभी राधा श्याम दुकान के पीछे पड़ा करहा रहा था और उनका कुत्ता मोती उसकी पेट मुंह में रखकर हाफ कर रहा था। मोती, तूने आखिरकार चोर पकड़ ही लिया। अभी थानेदार साहब आते ही होंगे, उन्हें प्रमाण मिल जाएगा। थानेदार को सबूत मिल गया था। उन्होंने राधे श्याम को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद बैजू और शारदा ने कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। देख शारदा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी छोले भटूरे की दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग हमसे दुश्मनी करेंगे। अब हम गरीब नहीं है बैजू।